स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज की ये क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, मॉडर्न इंडिया। और उसमें भी आज हम लोग स्टडी करेंगे नेहरू रिपोर्ट क्या था, कब तैयार किया गया था, इसे भारत के लोगों के द्वारा संविधान निर्माण का पहला प्रयास क्यों कहा गया, जैसे तमाम मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। इनसे संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है, नेहरू रिपोर्ट समिति के महासचिव कौन थे, क्योंकि जब भी नेहरू रिपोर्ट समिति का नाम लेता है तो दो नाम जो है हमेशा देता है, एक पंडित नेहरू और दूसरा पंडित मोतीलाल नेहरू। नेहरू रिपोर्ट समिति की सदस्य संख्या कितनी थी, या नेहरू रिपोर्ट समिति के समय भारत का वायसराय कौन था, जैसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। शुरू करें इस सेशन को। उससे पहले मैं बता दूं कि इससे पिछले वाली क्लास में मैंने बताया कि भारत में 3 फरवरी 1928 के दिन बंबई में साइमन कमीशन का आगमन होता है, जिसका पूरे भारतवर्ष में विरोध किया गया और मेहर यूसुफ अली के द्वारा दिया गया साइमन गो बैक का नारा काफी फेमस हुआ था। साइमन कमीशन का विरोध किया गया और 2 तरीके से जो है विरोध किया गया। कौन कौन से, तो यहां पर थोड़ा सा आप जो है इसे देख लेंगे। साइमन कमीशन का जो विरोध हुआ, मैंने बताया आप सबको कि साइमन कमीशन का जो भारत में आगमन होता है वो कब, तो 3 फरवरी वर्ष 1928 को हुआ था। और कहां पर हुआ था साइमन कमीशन का आगमन? बंबई में हुआ था। कहां पर? बंबई में सबसे पहले। और इसके कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ये 7 के साथ जो है उस समय की तत्कालीन ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो है सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। और साइमन कमीशन का भारत में आने का जो है मूल उद्देश्य था भारत में संवैधानिक परिवर्तन, राजनीतिक सुधार, या कह लो कि भारत शासन अधिनियम 1919 में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना। इसे श्वेत कमीशन इसलिए इस जो है कमेटी को कहा गया, इस समिति को श्वेत कमीशन के जो है नाम से जाना गया। और इसलिए इसे जो है श्वेत कमीशन जो है कहा गया क्योंकि इसके सभी के सभी सदस्य जो है अंग्रेज थे। और इसका 2 तरीके से जो है विरोध हुआ। एक विरोध हुआ क्रांतिकारियों के द्वारा, और दूसरा विरोध हुआ राजनीतिज्ञों के द्वारा, या ये कह लीजिए कि इसका विरोध जो है क्रांतिकारी संगठनों और राजनीतिक संगठनों के द्वारा किया गया। क्रांतिकारी संगठनों में, क्रांतिकारी लोगों में जो विरोध किया गया उसमें सबसे जो सर्वप्रमुख था, मैंने बताया था आपको कि लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज किया था वहां का पुलिस कप्तान स्कॉट मॉरिसन। वो अलग बात थी कि उसके जगह पर गलती से सैंडर्स मार दिया गया था। यानी साइमन कमीशन नहीं आया होता तो संभवतः लाला लाजपत राय जो है हत्याकांड नहीं हुआ होता। और लाला लाजपत राय हत्याकांड नहीं हुआ होता तो सैंडर्स नहीं मारा गया होता। और सैंडर्स नहीं मारा गया होता तो राजगुरु भगत सिंह सुखदेव को फांसी नहीं दी गई होती। सेंट्रल असेंबली पर शायद बम नहीं फेंका गया होता, क्योंकि HSRA अपने अस्तित्व में आया ही नहीं होता। तो एक विंग ये थी क्रांतिकारियों की जो कि इस तरीके से जो है विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री आगे चल करके बने पंडित जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में लाठीचार्ज का पहली बार शिकार हुए। और गोविंद बल्लभ पंत तो इस तरीके से जो है लठियाए गए, उसी वजह से अपंग हो गए थे। और दूसरा विरोध राजनीतिक दलों के द्वारा जो है किया गया। और उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता मोतीलाल नेहरू के द्वारा मोतीलाल नेहरू
और अन्य कांग्रेस जनों के द्वारा इसका विरोध किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। तत्कालीन वायसराय जिसका नाम था लॉर्ड इरविन का महासचिव था बर्केन हेडेन ने मोतीलाल नेहरू को यह चुनौती दी कि अगर हिंदुस्तान के लोग अपने लिए खुद संविधान बनाने में सक्षम होते, यहां की सरकार चलाने में सक्षम होते, तो हम लोगों को आने की क्या जरूरत थी। लेकिन बर्केन हेडेन जो ये बात बोल रहा था, ये राजनीतिक बात थी, हकीकत तो कुछ और थी। अंग्रेज भारत में आए, भारत से इतना धन दौलत प्राप्त किए कि उनकी दरिद्रता खत्म हो गई, भारत को दरिद्र बना दिए। बर्केन हेडेन ने मोतीलाल नेहरू को संविधान बनाने की चुनौती दी और मोतीलाल नेहरू ने उसे स्वीकार कर लिया। कहा कि बिल्कुल हम भारतीय लोग सक्षम हैं, तो मौका तो दो। तो मौका देबे न करबे, कहबे कि तो ऐसे ना हुई, तो कैसे हुई। आखिरकार मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये जो संविधान बनाने का पहला प्रयास किया गया, इसी को जो है किस नाम से जाना गया, इसी को जो है नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना गया। और इसके लिए नेहरू समिति का गठन किया गया। नेहरू समिति का गठन कब किया गया, तो नेहरू समिति का जो है गठन किया गया। नेहरू समिति का कब गठन किया गया, 28 फरवरी 1928। इसकी पहली बैठक जो है आयोजित किया गया नई दिल्ली में, और कलकत्ता में दूसरी बैठक आयोजित की गई मुख्तार अहमद अंसारी के नेतृत्व में। अंततोगत्वा नेहरू कमेटी का जो है गठन कर दिया गया। कहां पर किया गया, तो नेहरू कमेटी का गठन जो है कलकत्ता में किया गया था। कहां पर, कलकत्ता में किया गया। और नेहरू कमेटी के जो है कुल कितने सदस्य थे, तो कुल सदस्यों की संख्या जो है 9 थी। कितने सदस्य रहे थे, कुल नेहरू कमेटी के 9 सदस्य रहे थे। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो इस कमेटी के अध्यक्ष, इस समिति के अध्यक्ष थे माननीय मोतीलाल नेहरू जी। कौन अध्यक्ष थे, माननीय मोतीलाल नेहरू इस समिति के अध्यक्ष थे। और महासचिव कौन थे, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि नेहरू समिति के महासचिव कौन थे, तो इसके महासचिव थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और ये महासचिव थे। जिस प्रश्न को जो है पूछा गया था, और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की। इस कमेटी ने अपनी जब रिपोर्ट प्रस्तुत की, तो इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट 10 अगस्त वर्ष 1928 के दिन इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। नेहरू समिति के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया, उसमें जो है सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य था कि शुरू में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी भारत से जो है ब्रिटिश हुकूमत को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन ये नेहरू रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई थी, कहां पर किया गया, लखनऊ में किया गया था। लखनऊ में क्यों, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर कहां था, लखनऊ था, हजरतगंज में। वहां प्रस्तुत किया गया। तो सबसे ज्यादा जिसको लेकर के टेंशन थी मोहम्मद अली जिन्ना ने इसे स्वीकार कर लिया। लेकिन कलकत्ता में वायसराय कार्यकारिणी के सामने कमीना अपनी बात से पलट गया और मोहम्मद अली जिन्ना ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस का जो है वही विरोध करना शुरू कर दिया। और अंततोगत्वा पूर्ण स्वराज के जगह जो है डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य शब्द जो है काट करके मोतीलाल नेहरू जी को जो है लिखना पड़ा। यानी पूर्ण स्वराज का विरोध अंग्रेज बाद में करे, मोहम्मद अली जिन्ना ने ही पहले किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा भी जो है इसका विरोध किया गया। उन्होंने भी विरोध किया और इसलिए मोतीलाल नेहरू
ने यहां पर डोमिनियन स्टेट यानी अधिराज्य की जो है डिमांड रखी। दूसरा काम, फंडामेंटल राइट, मूल अधिकारों की मांग की गई। मूल अधिकारों की मांग किया गया। अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग थे उनके लिए, अल्पसंख्यक में स्पेशली जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो है लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। बहुत कुछ किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी मोहम्मद अली जिन्ना तैयार नहीं हुआ। ये बात अंग्रेज भी चाहते थे। उस समय ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अंग्रेजों का एक विंग के रूप में काम करती थी और उसको जैसा आदेश मिला उसने वैसा ही काम किया। आखिरकार मोतीलाल नेहरू जो अब अधिराज्य पर चले आए, तो सुभाष चंद्र बोस और मोतीलाल नेहरू के सुपुत्र पंडित नेहरू ने इस बात का विरोध किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का विरोध किया। उस समिति में सुभाष चंद्र बोस ने बर्किनहेडन जो भारत का सचिव था उसके सामने कहा, ब्रिटेन में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में बहुमत माने रखता है, मतभेद माने नहीं रखता है। और एक दो लोगों को इसको लेकर के मतभेद है तो क्या हुआ, बाकी सब तो जो है 29 पार्टियां उसमें थी, सब के सब जो है अगर इसको एक्सेप्ट करते हैं तो सिर्फ एक जिन्ना की वजह से नेहरू रिपोर्ट समिति जो है लागू नहीं की जाएगी। लेकिन आयरलैंड भी उस समय वहां पर आंदोलन कर रहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आयरलैंड के क्रांतिकारियों के द्वारा जो आंदोलन किया जाता है, जब आयरिश रिवोल्यूशनरी क्रांतिकारी जिस कानून को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं, तो क्या उसको ब्रिटेन में लागू नहीं किया जाता है। लेकिन सुभाष चंद्र बोस को मुंह बंद रखने के लिए जो है कहा गया और अंततोगत्वा इससे अलग होकर के सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, इन दोनों लोगों ने एक नई राजनीतिक जो है पार्टी का गठन कर लिया जिसका नाम था इंडियन इंडिपेंडेंस। क्या नाम था? इंडियन इंडिपेंडेंस। इंडियन इंडिपेंडेंस राजनीतिक संगठन का जो है स्थापना कर ली। आप लोगों से पूछा जाता है नेहरू रिपोर्ट के विरोध में किस संगठन की स्थापना किया गया? इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना किया गया। किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आखिरकार जो इंडियन इंडिपेंडेंस, जो कंप्लीट पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखी गई थी, पूर्ण स्वराज की जो है मांग रखा गया और उसका परिणाम हुआ कि लाहौर का जब अधिवेशन हुआ, लाहौर का अधिवेशन में ये मामला जो है काफी छाया रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ कब था? दिसंबर 1929 में। यहां अध्यक्ष किसको जो है बनाया गया? तो अध्यक्ष तो बनाया गया था महात्मा गांधी जी को। किसको? महात्मा गांधी जी को। लेकिन महात्मा गांधी जी ने स्वेच्छा से ये जिम्मेदारी किसको सौंप दी? पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंप दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है सौंप दी। अब इसको राजनीति कहा जाए या संजोग कहा जाए, पिता मोतीलाल नेहरू जो थे वो अधिराज्य भारत को डोमिनियन स्टेट पर फिर भी अड़े थे कि कम से कम डोमिनियन स्टेट का इसको दर्जा मिला जाए, अधिराज्य का दर्जा मिले। अधिराज्य का मतलब कि ब्रिटेन गवर्नमेंट के अंतर्गत ही भारतीय लोगों को सरकार बनाने का जो है मौका दिया जाए, शासन व्यवस्था चलाने को जो है जिम्मेदारी भारतीयों को दिया जाए, संविधान लिखने की जिम्मेदारी भारत के लोगों को दिया जाए। ये डोमिनियन स्टेट था, ये अधिराज्य था। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि मानने को तैयार नहीं थी। जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की जो है मांग कर रहे थे। लाहौर अधिवेशन में जो है किया गया पूर्ण स्वराज की मांग, और न सिर्फ जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया गया बल्कि जो है नेहरू रिपोर्ट के लिए जो है समय सीमा जो है तय किया गया। नेहरू रिपोर्ट के लिए जो है समय सीमा तय किया गया।
हालांकि ये जो है समय सीमा पहले ही जो है तय किया जा चुका था कि अगले 1 साल तक अगर जो है नेहरू रिपोर्ट जो है नहीं लागू होती है तो हम लोग आंदोलन करेंगे। नेहरू रिपोर्ट की जो है अंतिम तिथि जो तय की गई थी वो 30 दिसंबर 1929 थी। आखिरकार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है नेहरू रिपोर्ट पर जो है कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया, और नहीं दिया तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय के कांग्रेस जनों के द्वारा मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा जो है फहराया गया। कहां पर? रावी नदी के तट पर। मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा जो है फहराया गया। कब? 31 दिसंबर वर्ष 1929 को। और मध्य रात्रि को घंटा बजा करके और एक नए आंदोलन की जो है शुरुआत की रूपरेखा जो है रखी गई, जहां महात्मा गांधी ने पुनः जन आंदोलन करने का जो है घोषणा की। लेकिन वो जन आंदोलन का क्या नाम होगा, कैसे होगा, कब होगा, इसके बारे में अभी यहां पर जो है उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस ये कहा कि नेहरू रिपोर्ट नहीं लागू हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे। इसी मध्यरात्रि को रावी नदी के तट पर, कहां पर? लाहौर में तिरंगा झंडा को जो है फहराया गया। किसके द्वारा? तो आप कहेंगे इसका झंडारोहण किया था किसने? तो आप कहेंगे कि पंडित नेहरू के द्वारा जो है किया गया। पंडित नेहरू के द्वारा झंडारोहण किया गया। और रूस की क्रांति से जो है प्रभावित होकर, क्रांति से प्रभावित होकर ब्रिटिश हुकूमत को यह संदेश दिया गया कि आने वाले समय में हम भी खूनी रविवार मना सकते हैं। आप सबको पता है 22 जनवरी 1905 का वो दिन जब रूस की निर्दोष जनता पर जार की सेनाओं ने जो है गोलियां चलाई थी, जिसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1930 में जनवरी का अंतिम जो रविवार पड़ रहा था वो 26 जनवरी के दिन पड़ रहा था। यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक चेतावनी देते हुए इन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय किया कि जो है भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा? तो जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाएगा। और तब जनवरी की अंतिम रविवार कब पड़ रही थी? 26 जनवरी के दिन पड़ रही थी। और इस तरीके से हम लोग जो है अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वर्ष 1930 से लेकर के और 1947 तक अपना स्वतंत्रता दिवस जो है किस तिथि को मनाते थे? 26 जनवरी को मनाते थे। स्वतंत्रता दिवस जो है कब मनाते थे? 26 जनवरी को। वो तो आजादी के समय पता चला कि स्वतंत्रता 26 जनवरी को नहीं मिलेगी, 15 अगस्त को मिलेगी। भारत के इतिहास को उठा करके देख लीजिए, भारत के इतिहास में ऐसी कोई भी जो है घटना नहीं हुई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि 15 अगस्त के दिन को इतना तवज्जो दिया जाए कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाए। भारतीय क्रांति से उसका कोई संबंध नहीं था, उसका संबंध जो है ब्रिटिश लोगों से था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जब समापन हुआ और मित्र सेनाओं को जो है विजय श्री प्राप्त हुई थी, वो 15 अगस्त 1945 को प्राप्त हुई थी, जिसका खुद जो है नेतृत्व, उस सेना का नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड माउंटबेटन। और बाद के दिनों में जिन जिन देशों में वायसराय के रूप में ये पहुंचा, उनको स्वतंत्रता दी गई। तो 15 अगस्त का तिथि जो है डिसाइड किया गया अपने जो है विजय को यादगार बनाने के लिए। और यही वजह था कि भारत का स्वतंत्रता दिवस अंग्रेजों ने तय किया था 15 अगस्त, वरना 15 अगस्त के दिन भारत में कोई भी ऐसी घटना नहीं है। पूरा इतिहास उठा करके देख लीजिए। भारत के लोग जो है डिमांड कर रहे थे कब की? 26 जनवरी के। आपसे प्रश्न पूछता है कि आजादी से पहले भारत का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता था? तो आप कहेंगे आजादी से पहले भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को। कब? 26 जनवरी को मनाया जाता था। और 26 जनवरी को यह स्वतंत्रता दिवस 1930 से लेकर के और कब तक मनाया गया? 1947 तक मनाया गया था।
1947 तक जो है इसे मनाया गया। वो अलग बात थी कि आज़ादी के बाद जो है जब इसी दिन संविधान को लागू कर दिया गया, संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद से हम लोग इसको रिपब्लिक डे के रूप में यानी गणतंत्र दिवस के रूप में जो है मनाना शुरू किया। महात्मा गांधी जी जिन्होंने 11 सूत्रीय मांग जो है रखी, उससे पहले आपको जो है मैं बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस समय भारतीय स्वतंत्रता के लिए किसी जिन्नात से कम नहीं था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा जो है 29 मार्च 1929 को 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया गया था। 14 सूत्रीय मांग जो है प्रस्तुत किया गया, किसके विरोध में? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। ये अंग्रेजों से उसकी डील थी। अंग्रेजों के द्वारा पहले ही उसे कहा गया था कि तुम किसी भी कीमत पर नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार न करना। अंबेडकर जी हालांकि उसी के नक्शे कदम पर चल रहे थे, उन्होंने भी नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, हालांकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसकी वजह से उसको अस्वीकार किया जाए, बस जो है एक राजनीतिक प्रतिद्वंदता थी। इसी के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया था और इसके तहत इसने केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रांतीय मंत्रिमंडल में 1/3 सीटें मुसलमानों के लिए जो है रिजर्व मांगा था। इसके अलावा उसने सिंध को एक अलग स्टेट के रूप में डिमांड किया था। बलूचिस्तान को भी एक अलग राज्य के रूप में उसने भाषा के आधार पर अलग राज्य के रूप में गठन की बात कही थी। तो उसने जितना कुछ जो है किया था वो अपने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए जो है किया था। और महात्मा गांधी की जो 11 सूत्रीय मांगे थी, महात्मा गांधी की 11 सूत्रीय मांग ये जो है वर्ष 1930 में जो है प्रस्तुत किया गया था। कब? 31 जनवरी 1930 को। 31 जनवरी 1930 को जो है महात्मा गांधी ने 11 सूत्री मांगे जो है प्रस्तुत की और उसमें महात्मा गांधी ने सैन्य खर्च को घटा करके आधा करने का जो है डिमांड किया, शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित करने का जो है डिमांड किया, नमक को टैक्स फ्री करने की जो है बात की। यानी महात्मा गांधी के द्वारा जो 11 सूत्री मांगे रखी गई थी कि कोई बात नहीं, अगर जो है नेहरू रिपोर्ट आपने नहीं स्वीकार किया चलेगा, बस आप इतना ही कर दीजिए। नमक हर घर की विषय वस्तु है और नमक हर व्यक्ति की बराबर की जो है आवश्यकता है। आज भी, तब भी, कभी भी एक रिक्शा वाला उतना ही नमक खाएगा जितना, यानी एक कंगालपति और एक करोड़पति दोनों को लगभग नमक की बराबर जरूरत पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जो करोड़पति है वो खाली नमक फांक के बिता लेगा, नहीं, उसको भी नमक की उतनी ही जरूरत पड़ेगी। और संभवतः यही था कि महात्मा गांधी ने आगे चल करके नमक सत्याग्रह जो है किया था, क्योंकि हर घर की जरूरत और बराबर की जरूरत थी। 31 जनवरी 1930 को इन्होंने 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की और उस समय जो है सेना व्यय जो था इसको जो है इन्होंने कितना करने का डिमांड किया, 50% किया जाए। दूसरा, जो सिविल सर्विसेज जो ब्यूरोक्रेट्स से उनके भी व्यय को जो है आधा किया जाए। शराब पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए, शराब पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। ये बहुत सारे जो है इन्होंने डिमांड ऐसा रखा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनकी मांग, इनकी जो है बातों को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो महात्मा गांधी की जब जो है 11 सूत्री मांगों पर भी कोई जो है ध्यान नहीं दिया गया, तो वो भी शुभ घड़ी आई। कब? 14 फरवरी। कब? 14 फरवरी। ऐसा वैसा कुछ मत समझिए। 14 फरवरी को 1930 को साबरमती आश्रम में, 14 फरवरी 1930 को साबरमती के आश्रम में महात्मा गांधी ने ये उद्घोषणा किया कि हम
आज इससे ठीक एक महीना बाद जन आंदोलन करूंगा और 1920 वाले इतिहास को फिर दोहराऊंगा। 1920 में महात्मा गांधी ने पहला अपना आंदोलन जो है किया था, असहयोग आंदोलन, ब्रिटिश हुकूमत को हिला करके रख दिया। वो अलग बात थी कि उन्होंने चौरी चौरा की घटना की वजह से उस आंदोलन को वापस ले लिया। अपनी इस गलती को महात्मा गांधी भी बाद में स्वीकार किए थे। अगर ऐसा नहीं किया गया होता तो भारत का इतिहास कुछ और रहा होता। बहरहाल 14 फरवरी 1930 को महात्मा गांधी के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है। इन्होंने कहा कि मैं पुनः जन आंदोलन करूंगा। महात्मा गांधी के 3 जन आंदोलन थे। पहला जो था असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। और ये कब तक चला था? वर्ष 1920 से लेकर के 1922 तक, जिसको कि मैं पिछले क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था। इनका दूसरा जो जन आंदोलन था जिसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया, उसका नाम दिया जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, जो कि 1930 से लेकर के 1931 तक जो है चला था। और तीसरा और अंतिम था इनका जो है जन आंदोलन, जिसका जो है नाम था क्या? अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा जो है कब शुरू किया गया था? वर्ष 1942 में। 1942 से 44 तक जो है ये भी चला था। तो महात्मा गांधी का जो ये जन आंदोलन था, महात्मा गांधी का जो ये 3 जन आंदोलन थे, उसमें असहयोग आंदोलन को मैंने बताया था। अब महात्मा गांधी यहां पर जो है अनाउंसमेंट करते हैं। क्या? कब जो है अनाउंसमेंट करते हैं? तो 14 फरवरी 1930 को। क्या अनाउंसमेंट करते हैं? ठीक एक महीना बाद जो है मैं जो आंदोलन करूंगा वो सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा और मैं नमक बना करके और नमक कानून को तोड़ूंगा। दरअसल ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिसको लेकर के सेंट्रल असेंबली पर भगत सिंह के द्वारा बम्बार्डमेंट किया गया था, बमबारी की गई थी, उसी के तहत भारत में भारतीय लोगों को नमक बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। यह ब्रिटिश हुकूमत की एक चाल थी कि अगर भारत के लोग नमक नहीं बनाएंगे तो ब्रिटेन का बना हुआ नमक खरीदेंगे जाएंगे कहां? यानी जबरदस्ती भारत के लोगों को विदेशी वस्तुओं को खरीदने के लिए विवश करने वाला वो कानून था, जिसको महात्मा गांधी ने तोड़ने का निर्णय लिया। क्योंकि अमीर गरीब सबकी जो है वो जरूरत थी। और महात्मा गांधी अपने जीवन का दूसरा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू किया। अगले क्लास में मिलूंगा तो बताऊंगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ। क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ तब उस समय भी देश में राजनीतिक गर्मी बहुत ज्यादा थी। आज तो मौसम की वजह से बहुत गर्मी है, टेम्परेचर हाफ सेंचुरी मार चुका है और मोदी जी चिल्ला रहे हैं 400 पार 400 पार, उसका असर प्रकृति पर हो रहा है। बहरहाल आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में अगले मैटर के साथ। अगले अध्याय में हम लोग डिस्कस करेंगे अन्य बातों को। धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।